हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। चलिए आज हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। क्या जो हम लोगों ने पहला लेक्चर लिया था, पिछला वाला जो लेक्चर हमारा था IIT JEE का इंडेफिनाइट इंटीग्रल का दूसरा टॉपिक आज होगा, ठीक है। सो इसमें हम लोग फिर से आज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन की बातें करेंगे। कुछ स्पेशल टाइप ऑफ इंटीग्रल्स बताया जाएगा एंड उसमें कुछ स्पेशल टाइप ऑफ आपको सब्स्टिट्यूशंस बताए जाएंगे कि किस तरीके से सब्स्टिट्यूशन करना है, कौन से केस में किस तरीके से आपको सोचना है। ये सारा का सारा आपको यहाँ पे बताया जाएगा। यहाँ पे हम सारी की सारी चीज़ डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं बेसिकली पहले स्टार्ट करने जा रहा हूँ कि कैसे वाले टाइप के क्वेश्चंस आएंगे तो किस तरीके से हमें सोचना है, ठीक है। सो उसमें से मैं एक दो एग्जाम्पल आपके लिए यहाँ पे ले लेता हूँ पहले, ठीक है। मैं यहाँ पे आपके लिए पहले टाइप लिख दे रहा हूँ कि किस टाइप के इंटीग्रेशंस आएंगे, सही है। सो इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप, राइट, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप ऐसा आ सकता है बच्चे, ठीक है। f ऑफ x माइनस 1/x एंड इनटू इसको आप लिख लीजिए 1 + 1/x² का, है ना, होल ब्रैकेट एंड dx। जब इस तरह का इंटीग्रेशन आएगा, ठीक है, तो आपको क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। x माइनस 1/x को t ले लेना है, ठीक है। अब देखो जैसे ही आपने इसको सब्स्टिट्यूट किया, सो x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा। 1/x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1/x का डेरिवेटिव क्या लिखते हैं आप, -1/x² लिखते हैं, सही है। सो -1/x² और माइनस, सो ये +1/x² देखी जाएगा, राइट है। और dx = dt। मतलब अभी ये जो इंटीग्रेशन लिया था हम लोगों ने, ठीक है, ये इसको मैंने i कह लिया, राइट। सो i को किस तरीके से लिखोगे, तो इसको लिखोगे इंटीग्रेशन f ऑफ t और ये पूरा बनेगा हमारा dt, राइट है। तो इस तरीके से या तो हो सकता है कि कल को ऐसा आ गया f ऑफ x + 1/x आया एंड ये आएगा 1 - 1/x² dx, ठीक है। सो ऐसा वाला भी अगर केस हमारे पास आया, ठीक है, अगर ऐसा वाला भी केस आया तो हम लोग क्या करेंगे कि x प्लस सेम करना है भाई, है ना, x + 1/x होगा, t मानोगे आप, राइट है। सो x का डेरिवेटिव 1 लिखेंगे एंड 1/x का डेरिवेटिव 1/x² विद नेगेटिव साइन, सही है। सो dx = dt, करेक्ट है जी। तो यहाँ पे फिर से अगर इस इंटीग्रेशन को मैं, ठीक है, इसको मैं t के टर्म में लिखूंगा, वेरिएबल चेंज कर लेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं। सो सब्स्टिट्यूशन करने का मतलब क्या करते हैं हम लोग, मतलब वेरिएबल चेंज करने जा रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एक नए वेरिएबल में हम लोग लिखने जा रहे हैं, तो आइए यहाँ पे हम लोग नए वेरिएबल में लिखते हैं। सो इसको लिखेंगे f ऑफ t और ये फिर से क्या बनेगा हमारा, तो ये पूरा का पूरा आइटम बन गया है dt, राइट। अब इसके बाद इंटीग्रेट कर लीजिए आप, ओके। या तो आपको और एक बता रहा हूँ, तीसरा इंटीग्रेशन ये ऐसा हो सकता है भाई, ठीक है, कि x² + 1 है एंड डिवाइडेड बाय कुछ ऐसा रहेगा x⁴ + kx² एंड +1 एंड इसका इंटीग्रेशन, सही है। सो ये वाला केस हो, या तो एक और मैं बता रहा हूँ आपको, x² - 1 डिवाइडेड बाय x⁴ + kx² एंड +1, ये वाला केस हो, ठीक है। सो दोनों में से कोई भी एक केस आ जाएगा आपके पास, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपको डिवाइड करना है इन दोनों केसेस में, ठीक है। दोनों केस में क्या करोगे आप, डिवाइड किसको भाई, सो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x², ठीक है। अब जब x² से डिवाइड करोगे तो तुम्हारे पास फिर से एक इंटीग्रेशन मिलेगा जो कि इस फॉर्मेट में या तो इस फॉर्मेट में आकर के छोड़ देगा, ठीक है। तो इसके आगे का काम संभालना तुम बहुत अच्छी तरीके से सीख लोगे अभी के अभी, ठीक है। चलो मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ शुरू करता हूँ। मैं पहला एग्जांपल लेता हूँ किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। सवाल हमारे पास ये x⁴x × x⁴2x + 1, ये ब्रैकेट, फिर से दूसरा ब्रैकेट ln x + 1 एंड नीचे में हमारे पास x⁴x + 1। अच्छा, टर्म्स को देख करके सबसे पहले तो आप समझने की कोशिश करो, राइट। डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे मैंने बस आपको पहले लेक्चर में कहा था कि कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन का जो पहला टॉपिक है, जो 11th में आपने बेसिक पढ़ा होगा, 12th में जो आपने बेसिक पढ़ा होगा, उसका बस ध्यान होना चाहिए, उसका बस ज्ञान होना चाहिए आपके पास, ठीक है। और डिफ्रेंसिएशन का ज्ञान अच्छी तरीके से होना चाहिए, ताकि हम जब एप्लीकेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे तो हमें दिखना चाहिए कि मैं किस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन किसको एज्यूम कर रहा हूँ। अगर ये चीज़ तुम्हारे पास डिफ्रेंसिएशन का ज्ञान बहुत अच्छे तरीके से होगा ना, तो वहाँ पे तुम बहुत अच्छे तरीके से इसको अप्लाई कर पाओगे और बहुत अच्छे तरीके से तुम उसको समझ पाओगे कि किस तरीके से इसको हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। सो सबसे पहले यहाँ पे
ये जो टर्म्स तुम्हारे पास दिए हुए हैं, एक्स रेज टू एक्स है, एक्स रेज टू 2x है, और सबसे इंपॉर्टेंट मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जिस टर्म के बारे में बोल रहा हूँ उसके बारे में सोचो तुम कि ये जो टर्म है, ठीक है, अच्छा ln x प्लस 1, और मैं इसको इसके साथ सोच रहा हूँ, ये वाला टर्म कहीं आपको मिला था क्या? ऐसा सोचो कि एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस ln x मतलब लॉग ऑफ x, ठीक है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x, क्या ये टर्म कहीं मिला था? सोचने की बात है। हाँ, बहुत स्ट्रेस डालोगे शायद दिमाग पे तो तुम्हारे पास आएगा कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एक्स जो होता है ना, ये होता है एक्स रेज टू एक्स इंटू 1 प्लस ln x, ठीक है। सो ये इसका डिफरेंशिएशन होता है। जिन बच्चों को ये वाला डायरेक्टली ध्यान में है उनका काम फटाफट हो जाएगा, फिर उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मतलब सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली यहाँ पे किसको करना है भाई? आपको सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली आपको करना पड़ेगा किसका? सो एक्स रेज टू एक्स को पुट कर लो टी, राइट है। तो अगर एक्स रेज टू एक्स को टी पुट किया, सो इस तरफ का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? एक्स रेज टू एक्स एंड इंटू 1 प्लस ln x आएगा एंड डी एक्स दैट इज इक्वल्स टू डी टी। मतलब ये जो दो है ना गोले हैं, ये dx के साथ क्या देखा जाएगा? dt देखा जाएगा। और ये जो इंटीग्रेशन है अब किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो ये ऐसा लिखा जाएगा x रेज टू एक्स ln x प्लस 1 dx दैट इज कंप्लीटली dt, राइट। रहने दो इसको। न्यूमरेटर में क्या बचेगा? सो x रेज टू 2x, और x रेज टू x को क्या माना तुमने? t माना, तो इसको लिखोगे t स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। और ये वाला t रेज टू 4 प्लस 1, राइट। अभी जरा सोचो, अभी जो मैंने वो डिस्कस किया था, है ना, यहाँ पे तीसरा और चौथा अभी जो टाइप लिया था, इंटीग्रेशन ऑफ द टाइप में तीसरा और जो चौथा डिस्कस किया था, उसमें तीसरे टाइप का इंटीग्रेशन क्या यही था? बिल्कुल था, है ना। तो ऐसे वाले केसेस में क्या करना है अपने को कुछ करना नहीं है, डिवाइड कर लो न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में। किससे? टी स्क्वायर से, है ना। वहाँ पे एक्स वेरिएबल था तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया, यहाँ पे टी है तो टी स्क्वायर से डिवाइड करो। अगर टी स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या होगा? ये आएगा तुम्हारा 1, ये आएगा 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे में आओ बचे तो ये क्या बचेगा? टी स्क्वायर, एंड ये बचेगा 1 बाई टी स्क्वायर, सही है। अभी हमें ये सोचने की आवश्यकता है कि क्या मैं न्यूमरेटर की टर्म को, ठीक है, न्यूमरेटर के टर्म को किसी प्रकार से डिफरेंशिएशन के साथ सेट कर सकता हूँ क्या? अब सोचो कि अभी एक टाइप बताया था, अभी जस्ट बताया था मैंने, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ टी माइनस 1 बाई टी में ऐसा लिख दे रहा हूँ मैं, ठीक है, टी माइनस 1 बाई टी एंड इनटू 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी। अगर ऐसा आ गया तो काम हो गया, मतलब है कि नहीं। तो तुम्हारे पास ये वाला आइटम प्रेजेंट है कि नहीं, ये वाला पूरा आइटम प्रेजेंट है। मतलब नीचे वाला जो टर्म है ना उसको एफ ऑफ टी माइनस 1 बाई टी लिखना है तुमको, राइट। ये चीज़ ध्यान रखना हमेशा, कभी भी तुम्हारे पास ऐसे वाले टर्म्स हैं, ठीक है, टी प्लस 1 बाई टी है, राइट, या टी माइनस 1 बाई टी है, ठीक है, तो दूसरा टर्म जो ढूंढने की कोशिश करना, राइट, वो क्या होना चाहिए? अभी ये होना चाहिए 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, या तो होना चाहिए 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, या तो उल्टा सोचो, ठीक है, कि अगर तुम्हारे पास ये टर्म है तो इसको ढूंढने की कोशिश करो, तुम्हारे पास ये टर्म है तो इसको ढूंढने की कोशिश करो। समझ में आया? अभी यहाँ देखो तुम कि तुम्हारे पास ये वाला टर्म है, ठीक है कि नहीं है, ये वाला टर्म है, तो इससे तुम t माइनस 1 बाई टी में या t प्लस 1 बाई टी में जाओ, किस में जाना पसंद करोगे? अभी सोच लो जरा कि 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर डी टी के साथ प्रेजेंट है। अच्छा, मतलब 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर की जरूरत है, मतलब अपने को t माइनस 1 बाई टी को ढूंढना है कि नहीं है। तो ये वाला जो टर्म रहेगा इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, इसको वैसे रहने देता हूँ टी स्क्वायर एंड नीचे में क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर एंड प्लस 2। सोचना जरा, ठीक है, राइट, सोच के बोलना कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। देखो भाई, ज़्यादा यहाँ पे सोचने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कैसे ऐसा होता है। एंड आगे से अगर आप लोग ध्यान रखेंगे तो आपका काम बहुत ही आसान होने जा रहा है। कैसे? जब भी आपको, अभी मैंने कुछ चीज़ें यहाँ पे लिखा था कि t माइनस 1 बाई टी आए तो साथ में 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर के बारे में सोचेंगे, है ना। अगर t प्लस 1 बाई टी आए तो 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर के बारे में सोचेंगे। और साथ में एक और चीज़ बता रहा हूँ कि कभी भी तुम्हारे पास टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर आया तो इसको सेट करने का तरीका ऐसा होता है, मैं इसमें ना 2 ऐड करता हूँ बच्चे, ठीक है, 2 नहीं बेटा, यहाँ पे चलो 2 ऐड कर लेता हूँ और माइनस 2 कर लेता हूँ, सही है। सो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बेटा टी स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी एंड प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर। क्या मैंने यही वाला टर्म लिखा है या नहीं लिखा है? ये पूरा ब्रैकेट सेम है,
क्योंकि t इंटू वन बाई टी तो 2 ही देखे जाएगा, है ना, ये वाला पूरा टर्म 2 ही देखे जाएगा, सो 2 ये रह गया और 1 बाई टी स्क्वायर को सिर्फ ऐसा लिख लिया तो ये आएगा -2, राइट है। तो ये वाला चीज़ क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर -2, या तो मैं इसी को, है ना, जो हमने शुरुआत में क्या लिया था टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर, सो इसको मैंने ये एक तरीके से लिखा, या तो मैं दूसरा तरीका ऐसे लिख सकता हूँ कि यूं टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर -2 यहाँ लिया और +2 यहाँ लिया, सो ये लिखूंगा टी स्क्वायर -2 इंटू टी इंटू 1 बाई टी एंड क्या, तो +1 बाई टी का होल स्क्वायर, राइट है। सो ये वाला बन जाएगा तुम्हारा, अभी ये ब्रैकेट जो है ये बनेगा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर +2, ठीक है। मतलब कि टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर को दोनों चीजें लिखी जा सकती है भाई, है ना, आप t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर -2 लिख सकते हो या t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर +2 लिख सकते हो, ठीक है। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें ये देख करके समझना होगा और हमें क्या लिखना है, ये हमारा कॉमन सेंस स्ट्राइक करना चाहिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखो जरा, ठीक है, यहाँ पे क्या है dt के साथ 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर है, राइट है। सो क्या किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको क्या लग रहा है कि जब हमारे पास t माइनस 1 बाई टी आएगा तब उसका डिफ्रेंसिएशन 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर होने जा रहा है ना। मतलब इस वजह से मैंने क्या किया कि इसको t माइनस 1 बाई टी के टर्म में लिखा है और t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर तो +2 और अगर t प्लस 1 बाई टी का होल स्क्वायर तो -2, ठीक है। अब अगला काम क्या करो कि यहाँ पे अब तो तुमको दिख चुका है ना, अब दिख चुका है कि सब्स्टिट्यूशन किसका करना है बेटा, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सर t माइनस 1 बाई टी का रख लो, खत्म, काम खत्म हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। सो जो बच्चे यहाँ तक सीख लिए एडजस्टमेंट, मैनिपुलेशन, मोल भाव करना, ठीक है, उनका काम आसान हो गया भाई। इंडेफिनाइट इंटीग्रल कुछ और नहीं है, बस इसमें क्या है ना, कितने अच्छे तरीके से तुम मैनिपुलेट कर रहे हो टर्म को, है ना, कितने अच्छे तरीके से कन्विंस कर रहे हो सामने वाले जो टर्म है उसको, कितने अच्छे तरीके से कन्विंस करके आप वहाँ पे कन्वर्ट कर रहे हो जहाँ आपको रिक्वायरमेंट है, ठीक है। सो इट इज़ ऑल अबाउट मैनिपुलेशन, इट इज़ ऑल अबाउट मोल भाव, कि कितने अच्छे तरीके से हम वहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करके डिफ्रेंसिएशन के जो भी फॉर्मूले आपकी खोपड़ी के अंदर हैं उसका इस्तेमाल करके आप किस तरीके से यहाँ पे इसको एडजस्ट कर पा रहे हो। सो वो जो लड़का ऐसा कर लिया वो हीरा है, हीरा क्या है, हीरा है। तो आओ बेटा यहाँ पे आए, क्या लिखेंगे सर, सबसे पहले तो आप ये कर लो, t माइनस 1 बाई टी को मान लो कुछ u कह लिया अभी, ठीक है। सो t माइनस 1 बाई टी को अगर u लिया मतलब ये वाला जो पूरा टर्म होगा ये क्या होगा, du हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख लूँ du एंड नीचे में क्या होगा, तो ये हो जाएगा 2 प्लस यू स्क्वायर, सही है ना, बिल्कुल सही है। सो या तो आप इसको u स्क्वायर प्लस 2 लिख लो यार, है ना, u स्क्वायर प्लस और 2 को मैं ऐसे लिख लेता हूँ, ठीक है। ये तो ये क्या है, ये तो है भाई, अच्छा 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, नहीं या ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर जो भी कह लें, तो इसका इंटीग्रेशन 1 बाई ए की जगह पे √2 है एंड इंटू tan इनवर्स ऑफ व्हाट x, मतलब यहाँ पे u है तो u लेंगे एंड बाई √2 लेंगे एंड प्लस c। अच्छा u क्या है, u है t माइनस 1 बाई टी, सो 1 बाई √2 एंड tan इनवर्स रख लीजिए आप इसको t माइनस 1 बाई टी एंड बाय √2 प्लस c। अच्छा t भी हमने कुछ एज्यूम किया था क्या, t लिया था x रेज टू x, है ना, यहाँ पे देखो ये वाला है ना, ये वाला x रेज टू x लिया था, सो यहाँ पे x रेज टू x रख लो तुम, सो ये आएगा 1 बाई √2 tan इनवर्स ऑफ x रेज टू x माइनस 1 बाई x रेज टू x एंड बाय √2, है ना, एंड प्लस c। सो ये तुम्हारा इंटीग्रेशन हो गया, सही है। सो यूं हम इंटीग्रेट करेंगे। अच्छा इसी तरह से, है ना, कोई भी सवाल आने दो भाई, ठीक है, इस फॉर्मेट का कोई भी सवाल आने दो, आप फटाफट चुटकियों में कर लोगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए, डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। मैनिपुलेशन कैसे करना है, कॉमन सेंस स्ट्राइक करना चाहिए, हीरा बन जाओ, ठीक है, हो जाएगा, सारा क्वेश्चन हो जाएगा, कोई भी ऐसा नहीं बचेगा जो कि तुमसे ना हो पाएगा, ये गारंटी मेरी है, ठीक है। आते हैं अभी हम लोग अगले सवाल पे, ठीक है। अगला सवाल क्या हमारे पास, अभी उसके बारे में बात करते हैं। अगला सवाल लेता हूँ मैं बच्चे, अगला सवाल बड़ा सिंपल है, इसी प्रकार का सवाल है और सवाल मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे। पहले कह रहा है ये है इंटीग्रेशन ऑफ x रेज टू x ही यहाँ पे भी है, नहीं यहाँ पे x स्क्वायर है बेटा, सो x स्क्वायर माइनस 1 एंड डिनोमिनेटर में जो टर्म है हमारे पास वो काफ़ी बड़ा टर्म है, x रेज टू 4 प्लस 3x स्क्वायर एंड प्लस 1 एंड यहाँ पे ना कुछ tan इनवर्स में बात कर रहे हैं लोग, कह रहे हैं ये x प्लस 1 बाई एक्स है, रहने दीजिए,
कुछ भी रहने दीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अच्छा अभी बताओ कि ये जो क्वेश्चन है ना, आज हमने अभी अभी डिस्कस किया था सबसे पहला टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, तो उसमें से ये जो चौथा वाला टाइप था ना उस तरह का है, खाली एक यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज़ क्या है आपके पास, ये वाला आया है ना। घबराने की आवश्यकता नहीं है, जो चीज़ें दिख रहा है उसको देखते चलो, एडजस्ट हो रहा है करते चलो। लास्ट में इंडेफिनेट इंटीग्रल अपने आप क्या होता है ना कि उस फॉर्मेट में आ जाता है कि आप वहाँ पे कुछ सब्स्टिट्यूशन इस्तेमाल करके और कुछ फॉर्मूले का इस्तेमाल करके आप उसको फटाफट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। सो इस सवाल में क्या करना चाहिए, आपको बताया गया था कि डिवाइड कर लेना है, किससे, एक्स स्क्वायर से। न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर लो आप एक्स स्क्वायर से। सो अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा बताओ, आप डिवाइड कर लिए बेटा, है ना। सो ये आएगा 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, और नीचे में यहाँ पे ये आएगा एक्स स्क्वायर, सही है ना, एंड प्लस 3 आएगा एंड प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, राइट है जी, बिल्कुल सही बात है सर। एंड इसमें कुछ नहीं करेंगे, छेड़छाड़ नहीं करनी है ना, बिना मतलब के छेड़छाड़ जहाँ पे करोगे वहाँ पे आपको क्या होगा, थप्पड़ पड़ेगा, ठीक है, मतलब यहाँ पे गलत हो जाएगा। सो एक्स प्लस 1 बाई एक्स डी एक्स। अच्छा अभी सोचो कि ये क्या आया, 1 माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, मतलब जरूर अपने को, है ना, या छोड़ो भाई तुम, मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो 3 है ना मैं इसको खाली यहाँ पे लिख दे रहा हूँ और इसको यहाँ पे कर दे रहा हूँ तुम्हारे समझने के लिए। अभी बताया था क्या बताया था कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या बेटा, एक्स माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2, लिखा तो जा ही सकता है ना। तो अगर मैं इसकी जगह पे ये टर्म रखूंगा तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन क्या बनेगा, अभी सोचो तुम जरा। ये ऊपर में वैसे रहने दो, जैसा है वैसे रहने दो, कोई छेड़छाड़ नहीं करना है अभी, ठीक है। और ये वाला टर्म एक्स प्लस 1 बाई एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 हमने इसको लिखा, सो ये हो जाएगा इसका होल स्क्वायर एंड प्लस 1, ये ऐसा बचेगा, है ना। हमने वहाँ पे गलत हो गया था थोड़ा सा, राइट, ब्रैकेट का थोड़ा सा लिहाज करके चलना है। और यहाँ पे ये बचेगा तुम्हारे पास tan इनवर्स ऑफ x प्लस 1 बाई एक्स, और ये पूरा ब्रैकेट में ऐसा डाल लो, ठीक है। सो ये अभी क्या करोगे, अब क्या काम हो गया, x प्लस 1 बाई एक्स को अगर मान लिया सब्स्टिट्यूशन में हमने ले लिया है ना, हम यहाँ पे कर रहे हैं भाई, पुट कर ले रहे हैं कि x प्लस 1 बाई एक्स को t लिया, तो बेटा 1 बाई, है ना, ये ऐसा लिखोगे कि नहीं आप बताओ जरा, है ना, डिफ्रेंसिएशन बेसिक। सो ये वाला अभी इंटीग्रेशन बन जाएगा तुम्हारे पास dt, और नीचे देखो ये बचेगा क्या, 1 प्लस टी स्क्वायर, और क्या ये tan इनवर्स ऑफ t, एलो, काम हो गया। अभी देखो फिर से सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा, यहाँ पे डबल सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख रहे हैं। पिछले वाले क्वेश्चन में पहला सब्स्टिट्यूशन क्या किया था, x रेज टू x का किया था, ठीक है। और जब x रेज टू x का सब्स्टिट्यूशन हो गया था उसके बाद फिर से हमने क्या किया था कि x माइनस 1 बाई एक्स को सब्स्टिट्यूट किया था u, राइट। यहाँ पे भी वैसे ही हो रहा है कि पहला सब्स्टिट्यूशन हमने किया किसका, सो x प्लस 1 बाई एक्स को t माना है। अब फिर से देखो यहाँ पे गौर से देखोगे अगर, तो अगर मैं tan इनवर्स को, है ना, tan इनवर्स t को अगर मैं u कह लेता हूँ तो 1 बाई 1 प्लस टी स्क्वायर डी टी क्या देखे जाएगा, du देखे जाएगा, है ना, मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन यहाँ पे मौजूद है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम कर लेता हूँ, मानने में क्या यार, है ना, मान लो ना, क्या मानो, मान लो tan इनवर्स t u कह लो भाई, राइट। तो अगर इसको u कह लेंगे तो यहाँ से, है ना, dt बाय 1 प्लस टी स्क्वायर क्या देखे जाएगा तुमको, ये देगा सर du, और क्या देगा जी, है ना। तो यहाँ से इंटीग्रेशन को किस प्रकार से लिखा जाएगा, सोचना जरा, i को क्या ऐसा लिख लो मैं, ये पूरा आइटम du हो जाएगा, और ये इसको माना है तुमने u, सो ये हो जाएगा du बाई u, राइट। ये पूरा आइटम ये वाला है, ये du है, और ये 1 बाई u बचेगा, सही है। सो 1 बाई u का इंटीग्रेशन log ऑफ u, और क्या यार, है ना, प्लस c। अब कर लो, पुट कर लो, तो u क्या लिया हमने, u लिया tan इनवर्स t, ठीक है। सो i का वैल्यू tan log ऑफ tan इनवर्स ऑफ t प्लस c। अच्छा t भी वापस हमने देखो यहाँ पे t भी हमने पुट किया था x प्लस 1 बाई एक्स की जगह। सो i को लिख लो आप log ऑफ tan इनवर्स ऑफ क्या, तो x प्लस 1 बाई एक्स प्लस c, फिनिश, राइट, मामला खत्म हो गया, राइट है। सो इंटीग्रेशन इंडेफिनाइट इंटीग्रल में आपको आपका डिफरेंशिएशन बहुत ही स्ट्रांग रखना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन बहुत स्ट्रांग रखो, बहुत तगड़ा रखो। एंड अलजेब्रा के फॉर्मूले के बारे में, है ना, जो भी आपकी सोच है उस सोच के बदल कर थोड़ा सा, है ना, उसको मॉडिफाई करो। अभी जैसे a प्लस बी द होल स्क्वायर हम जानते हैं, है ना, लेकिन अभी जैसे यहाँ पे जो हमने सेट किया था, है ना, तो ये भी a प्लस बी द होल स्क्वायर या a माइनस बी द होल स्क्वायर के
क्या इस्तेमाल करके हमने किया, ठीक है। सो उसका भी एप्लीकेशन यहाँ पे आपको फटाफट यूँ चुटकियों में आना चाहिए, समझ में आना चाहिए, ठीक है। अगर हम हायर लेवल की बात कर रहे हैं, हम जेई लेवल की बात कर रहे हैं, तो हमारा थॉट प्रोसेस भी, हमारी थिंकिंग भी उतनी फास्ट होनी चाहिए, ठीक है। देखो यार, जेई का एग्ज़ाम देने में बस 2 ही चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी तुम्हारे पास, एक होगी स्पीड और दूसरी होगी एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी तुम्हारा तब आएगा जब तुम्हारे पास कॉन्सेप्ट तुम्हारा बहुत क्लियर रहेगा, और स्पीड कब आएगा, जब तुम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत हो गया तो रुकना नहीं है, ठीक है, गलत हो गया छोड़ दो, राइट। अब पहली बार में मत छोड़ो यार, ठीक है, 2 बार 4 बार 5 बार 10 बार ट्राई करो यार, है ना। जब मैं भी प्रिपेयर कर रहा था आईआईटी के लिए, तब मेरे साथ भी ये चीज़ होता था। ऐसा नहीं कि भाई मैंने क्वेश्चन उठाया और धड़ल्ले से सॉल्व करता जाता था, नहीं होता है। बीइंग अ स्टूडेंट, हम लोग पहली बार जब सॉल्व कर रहे होते हैं तो कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो पढ़ चुके होते हैं हम, लेकिन फिर भी स्ट्राइक नहीं करता है, क्योंकि हमने उतने, है ना, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का हमने प्रैक्टिस नहीं की है, राइट। सो ऐसा नहीं होता था कि मैंने छोड़ दिया, एक अटेम्प्ट में नहीं हुआ छोड़ा, बिल्कुल नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, 10वीं बार पूरा दिन लगेगा। समटाइम्स ऐसा होता था, है ना, बहुत बार ऐसे हुए मेरे साथ कि पूरे दिन चले जाते थे मेरे एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, और वो इसलिए जाता था ना क्योंकि मैं ज़िद्दी बहुत था भाई, है ना, ये सॉल्व कैसे नहीं होगा। हाँ, अब जब लास्ट में हार मान जाता था, नहीं हो सकता मेरे से, तब मैं फिर उसके पीछे ज़्यादा नहीं पड़ता था, फिर मैं अगले क्वेश्चन पे आता था, एंड जाकर के वापस मैं अपने सर से पूछता था, आनंद सर से पूछता था मैं, अब मेरे टीचर थे सर, वही उन्होंने ही मुझे सिखाया मैथमेटिक्स भाई, है ना, जो भी हूँ मैं उनकी वजह से हूँ आज। तो वहाँ पे जाकर के फिर से डाउट में क्लियर कर लेता था, राइट। सो इस तरीके से प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, एम्पल नंबर ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा करो, तो वहाँ से तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी। ऑटोमेटिकली क्या होगा ना कि जब क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, वहाँ पे बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आएंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में लग रहा है तो तुम कॉन्सेप्ट्स को देखो, या तो सॉल्व एग्जाम्पल, तो वहाँ से तुम देख लो कि किस तरीके से सॉल्व किया हुआ है, तो तुम्हारे दिमाग में वहाँ पे कॉन्सेप्ट भी जाएगा, अच्छा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन किया गया है ना। सो सेकंड क्वेश्चन जब करोगे तुम, है ना, सेम टाइप के सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, तो क्या होगा ना, वो कॉन्सेप्ट अपने आप दिमाग में स्ट्राइक करेगा, अच्छा यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन करना है। सो अगर उस प्रकार से आप करते रहोगे, तो जब सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स एप्लीकेशन का आप उपयोग अच्छे तरीके से सीख लेंगे, तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जहाँ पे कि आपके ब्रेन को वो कॉन्सेप्ट स्ट्राइक ना करे, हिट ना करे, है ना। फिर टाइम कम लगता है, फास्ट काम होता है, एंड कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ा ध्यान रखेंगे, सिली मिस्टेक्स से बचें। सो ये 3 चीज़ें, है ना, बेसिकली 2 चीज़, स्पीड एंड एक्यूरेसी, ठीक है। एक्यूरेसी विल बी, है ना, अगर व्हेन यू हैव ऑल द कॉन्सेप्ट्स क्लियर, एंड स्पीड की तो वही बात हम तभी करेंगे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है हम देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल हमारे पास ये लिखा हुआ है, क्या है, बड़ा सिंपल सा है, देखने में तो कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना। x⁻⁷/6 है पावर में, और x⁵5/6, और डिनोमिनेटर में जो टर्म है बहुत जायंट टर्म है ये, x⁻⁴ एंड इंटू x² + x + 1 का पावर हाफ है, और ये x⁻½ इंटू x² + x + 1 का पावर 1/3 है। किस तरीके से करेंगे, ठीक है, अब यहाँ पे समझते हैं। आपको कुछ टाइप के इंटीग्रेशंस बताए गए थे, और वो जो इंटीग्रेशन के टाइप थे वो कौन कौन से थे, आपको याद होगा, x² + 1, x² - 1, है ना, या फिर 1 + x² या 1 - x² टाइप, है ना, अभी देखा हमने, है ना, 1 + x² बाय, है ना, ये वाला x⁴ + kx² + 1, है ना, या फिर ऐसा 1 - x², ठीक है, ये इस तरह से कुछ रहेगा भाई, सही है। तो अगर ये इस टाइप करा, या फिर वहाँ पे हमने x² - 1 लिया था, तो x² - 1 की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे उस तरीके से हम लोग क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, हम लोग यही सोचते हैं, ठीक है। सो भाई ऊपर में अगर आप 1 लाना चाहो, ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं x⁻⁷/6 से मल्टीप्लाई कर ले रहा हूँ, ठीक है, x⁻⁷/6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ, देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है इसका, ठीक है। सो हमने अगर x⁻⁷/6 से मल्टीप्लाई किया, तो ये इंटीग्रेशन जो रहेगा, ठीक है, ये इंटीग्रेशन अंततः क्या बनने वाला है, ये बन जाएगा तुम्हारे पास x⁻⁷/6 से अगर ये मल्टीप्लाई किया बच्चे, तो ये हो जाएगा 1, सही है कि नहीं है, और ये हो जाएगा 7/6 + 5/6 12/6 आएगा, है कि नहीं। अब देखो ऐसा x⁻⁷/6 से मल्टीप्लाई किया, सो ये होगा 1, और ये हो जाएगा x², और नीचे अच्छा ये वाला आ चुका है, ठीक है यार। अब x² आए या फिर 1 - x² आए या x² - 1 है ना, मतलब कोई भी आ गया, हमारे पास काम हो चुका है, माइनस का टर्म एडजस्ट करके काम किया जा सकता है, ठीक है। सो अब नीचे की बात करो, सो x⁻⁷/6 से मतलब नीचे में भी मल्टीप्लाई करोगे, तुम यहाँ पे भी करोगे और तुम यहाँ पे भी करोगे, ठीक है।
दोनों जगह करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, पावर ऐड होगा। सो 7/6 प्लस 1/6 1/3 क्या देखा जाएगा, एलसीएम लीजिए तो ये दोनों ऐड हुआ तो 6 एलसीएम आएगा। सो 7 + 2 9, 9/6 मतलब 3/2। सो ये होगा x का पावर 3/2 और x² प्लस x + 1 का पावर हाफ एंड माइनस ये है बच्चे x⁻7/6 एंड इंटू x का पावर हाफ है। सो यहाँ पे ऐड कर लो 7/6 प्लस 1/2, ठीक है। एलसीएम आएगा 6 तो ये 7 + 3 10, 10/6 मतलब 5/3, ठीक है। सो x का पावर 5/3 और ये जो था वैसे ही लिख लो x² प्लस x + 1 का पावर 1/3 और ये dx। सही है ना, बिल्कुल सही है सर जी, है ना। आगे बढ़िएगा जरा, आगे जब बढ़ेंगे तो क्या आएगा, पहले इसको मिटा देता हूँ मैं, है ना। आगे बढ़ेंगे, कुछ हो रहा है क्या यहाँ पे। अच्छा ये वाला जैसे फॉर्मेट दिखा हम लोग डिवाइड करेंगे, दिमाग में तुरंत आना चाहिए भाई ये वाला फॉर्मेट आया, अच्छा मतलब डिवाइड कर लो, किससे, x² से कर लो, है कि नहीं। सो x² से डिवाइड अगर किया तुमने यहाँ पे, ठीक है, तो क्या आएगा बच्चा, सर ये आएगा 1/x² एंड -1, ठीक है, 1/x² -1 आएगा। और नीचे में आओ, सो x² से डिवाइड करोगे तुम, चलो इसमें डिवाइड किया x² से, ठीक है। सो x का पावर 3/2 और x² से डिवाइड करोगे तो आएगा x का पावर -½ ठीक है। अच्छा और ये x² प्लस x + 1 का पावर 1/2 जैसा वैसे रहेगा एंड माइनस ये हो जाएगा x का पावर 5/3 एंड डिवाइडेड बाई, है ना, ऐसा x²। तो ये -2 करोगे तो आएगा x⁻5/3 -2 मतलब -1/3 आएगा। सो x⁻1/3 एंड x² प्लस x + 1 का पावर 1/3, ठीक है। सो इस तरीके से यहाँ तक सिंप्लीफाई किया हमने। अभी ये जो 1/2 माइनस में है ना, मैं इसको ऐसा सोच सकता हूँ क्या, अगर मैं इसको डिनोमिनेटर में लेके आऊँगा तो पावर +½ हो जाएगा, ठीक है। और डिनोमिनेटर में लेके +½ पावर होगा तो बेहतर है आप डायरेक्टली ब्रैकेट के अंदर लिख लो, ठीक है। सिमिलरली मैं इसको अगर लिखना चाहूँ तो 1/x का पावर 1/3 लिख सकता हूँ और ये भी पावर 1/3 है तो इसके अंदर ही ये चला जाएगा डायरेक्ट, है ना। इसको यहाँ से हटाया तो राइट, मतलब इनसाइड द ब्रैकेट हमने इसको मूव करा लिया। अब क्या होगा, अब देखना जरा, अब तुमको मजा आएगा, ठीक है। यहाँ पे अब तुम्हारे पास क्या एडजस्टमेंट करना है, किस टर्म को सब्स्टिट्यूट करना है, यहाँ पे सारा का सारा चीज़ तुम्हारा सारा माजरा क्लियर हो गया अभी, है ना। तो देख लो यहाँ पे डिवाइड कर लो यार, है ना, दिखेगा तुमको। तो अच्छा यहाँ से मैं क्या करता हूँ, माइनस कॉमन लेता हूँ। सो ये 1 - 1/x² आएगा क्योंकि हमारा जो डिफ्रेंसिएशन आएगा इसी फॉर्मेट में आने वाला है। सो ये वाला जो आइटम है ये क्या देगा तुमको, ये देगा सर 1, ये देगा, चलो ठीक है, पहले ये x आएगा +1 + 1/x आएगा, ठीक है। अच्छा और इसका पावर क्या है तो 1/2 है, माइनस ये क्या आएगा, सो ये भी होएगा x + 1 + 1/x, ये भी क्या आएगा 1/3, है ना। और ये dx, राइट है जी, बिल्कुल सही बात है सर। अभी अगर मैं इसके बारे में सोच रहा हूँ, किसके बारे में, x + 1 + 1/x, तो क्या यहाँ पे का टर्म और यहाँ पे का टर्म क्या दोनों सेम है। और अगर मैंने इस ब्रैकेट वाले टर्म को खाली, ठीक है, बिना इस पावर को लिए हुए x + 1 + 1/x को मैंने मान लिया t, सही है। सो इसका डिफ्रेंसिएशन 1, इसका डिफ्रेंसिएशन 0, इसका डिफ्रेंसिएशन -1/x² आएगा कि नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। और ये dt के इक्वल हो जाएगा, सही है। सो ये वाला जो आइटम है ये, है ना, ये कौन देगा, ये dt देगा। और नीचे में क्या होगा अभी देखते हैं। सो अगला स्टेप हमारा ये होगा, i का वैल्यू ऐसे लिखोगे तुम, ऊपर में dt और ये वाला t लिया तो t⁻²। सो ये आएगा dt एंड नीचे में आएगा t⁻² - t⁻1/3, ठीक है। और ये ऐसा अभी अब यहाँ से फिर से एक अलग टाइप का इंटीग्रेशन, जब भी तुम्हारे पास ध्यान रखना, ठीक है, जब भी तुम्हारे पास इस तरह के इंटीग्रेशन आएंगे, किस तरह के भाई, तो ये ऐसा है सर, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ठीक है, 1/, कैसा, तो x⁻1/m - x⁻1/n, ठीक है। ये इस प्रकार का इंटीग्रेशन है, या तो हो सकता है 1 की जगह कुछ और भी हो सकता है भाई, ठीक है, 2 3 कुछ भी हो सकता है। सो क्या करना है, m और n का एलसीएम लेना है, ठीक है, m और n का एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ m एंड n, जो भी आया, मान लीजिए कि k आया, कुछ भी k आया, तो अब क्या करना है कि x⁻k को t पुट कर लेना है, मतलब जो एक नया वेरिएबल यहाँ पे हम लोग u ले लेते हैं, ठीक है, u पुट कर लेना है। तो ये फंडा यहाँ पे काम करेगा, कहीं भी इस तरह का सवाल कहीं भी आ जाए तुम्हारे पास तो ये दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि जब भी ऐसे वाले सवाल आए तो हम लोग इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे हमारे पास m का वैल्यू 2 है और n का वैल्यू 3 है। सो 2 और 3 का एलसीएम क्या होता है सर, 6 हो जाता है ना, सारे बच्चे जानते हैं हम।
6 हो जाता है। मतलब t⁻6 को हम लोग u कह लीजिए भाई, है ना। सो अगर t⁻6 को u कहा मतलब 6 × t⁵ dt आपको क्या दिख जाएगा, ये du हो जाएगा। सो i का वैल्यू क्या बचेगा बताना मुझे। सो अगर t⁻6 को u लिया है ना, मतलब क्या वेट यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया, ऐसा नहीं, यहाँ पे ऐसा होता है यार, है ना। एलसीएम जो है ना, एलसीएम क्या है, 2 और 3 का एलसीएम है तुम्हारे पास 6 है, ठीक है, ये एलसीएम राइट। सो 6, सो आपको क्या करना है कि t को मिटा दो इसको, मतलब है ना, t को u⁻6 लेना है, ठीक है, ये इस तरह से। सो t को u⁻6 लिया आपने, तो यहाँ से dt क्या मिलेगा सर 6 × u⁵ एंड इंटू du, ठीक है। अब ये पुट कर लीजिए इसमें आप। सो i का वैल्यू क्या होगा, i हो जाएगा dt की जगह पे रख लो 6 × u⁵ एंड डिवाइडेड बाय, अभी t की जगह u⁻6 यहाँ रखोगे तो ये आएगा u³ और ये आएगा u² एंड ये du। सो बच्चे यहाँ पे u² कॉमन लेकर के उड़ा लो ऊपर का, ठीक है। सो ये बचेगा 6 कांस्टेंट, और अच्छा एक माइनस साइन हम लोग ले रहे थे यार, ये माइनस साइन ना हमारा छूट गया है, माइनस साइन यहाँ पे जोड़ लो तुम, ठीक है। सो ये माइनस साइन रख लो, करेक्ट है। सो ये आएगा तुम्हारा न्यूमरेटर में u³ एंड डिवाइडेड बाय क्या, तो ये आएगा u² गया, तो मतलब ये बचेगा क्या u-1, ठीक है। सो u-1, ठीक है, du राइट। अभी इसके बाद क्या करेंगे आप, इसके बाद अब क्या करो कि -6 रहने दो बेटा, ठीक है। अब सॉल्व किस तरीके से करना है, मैं न्यूमरेटर में -1 कर लिया, ठीक है, और क्या किया मैंने +1 भी कर लिया, मतलब 1 करूँगा तो 1/u-1 du आएगा, ठीक है। मैंने क्या कुछ मिस्टेक किया यहाँ पे, कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ यहाँ पे -1 +1 किया। क्यों किया, क्योंकि डिनोमिनेटर का जो टर्म है हमारा u-1 है, तो u- अगर 1 है तो हमें न्यूमरेटर के टर्म को भी u-1 में सेट करना है। सो u-1 में सेट करने के लिए u³ - 1 अगर किया मैंने, ठीक है, सो u³ - 1 का फॉर्मूला मिल जाएगा आपके पास, ठीक है, u-1 × u² + 1 + u, ठीक है। तो ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। सो ये वाला -6, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ाओ। सो इसका वैल्यू इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो u-1 × u² + u + 1 आएगा बेटा, एंड नीचे में u-1 लिखोगे आप, ठीक है, ये du और प्लस इसका इंटीग्रेशन पूरी दुनिया जानती है ना, क्या होता है log ऑफ mod ऑफ u-1, ठीक है, एंड रहने दो इसको, ठीक है, प्लस c1 लेना है तो ले लो, एक कांस्टेंट ऐड कर लो, है ना, क्योंकि हमने इसको सिंप्लीफाई किया है। अभी ये वाला और ये वाला कैंसिल होगा, कर लिया, तो ये u² का इंटीग्रेशन क्या होगा यार, -6 रहने दो, u² का इंटीग्रेशन u³/3 एंड प्लस u का इंटीग्रेशन u²/2, 1 का इंटीग्रेशन u एंड प्लस क्या, प्लस log ऑफ mod ऑफ u-1 एंड प्लस c, ठीक है। तो ये तुम्हारा आंसर आया, लेकिन अभी क्या u में आंसर छोड़ोगे, नहीं छोड़ोगे। सो u को किस में कन्वर्ट करोगे पहले, सो u किसकी जगह पे माना है, u किसकी जगह पे माने तूने भाई, तो t की जगह पे, सही है। सो यहाँ से क्या लिखोगे तुम, t को u को लिखोगे t⁻1/6, राइट है। सो t⁻1/6 यहाँ रख लो तुम, ठीक है। और फिर क्या करना है, t किसको माना था, तो t माना था सर मैंने इसको, ठीक है। सो उसके बाद आप क्या करोगे, अब t में ये आंसर आएगा, फिर t की जगह पे x + 1 + 1/x को रख लो, तुम्हारा वो फाइनल आंसर होगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताना, मुश्किल था क्या, मुश्किल नहीं था, थोड़े से स्टेप्स ज़्यादा हो गए, है ना, थोड़ा सा लेंदी हो गया। अभी ये लेंदी हो गया लेकिन मज़ा आया सॉल्व करने में, क्यों, देखो भाई लेंदी हो गया, ऐसा नहीं कि हमने एक ही प्रोसेस को बार बार रिपीट किया। जब आप एक ही प्रोसेस को, एक ही कॉन्सेप्ट को बार बार अप्लाई करते हो तो बोर होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, पहले क्या था, पहले तो आपका दिमाग यहीं पे फ्यूज हो गया होगा कि किस तरीके से एडजस्ट करना है। तो सबसे पहला दिमाग आपका यहाँ पे चलाना था, यहाँ पे तुम्हारा दिमाग स्ट्राइक किया, फिर यहाँ पे आ गए। अभी इसकी बात क्या करना है, अब यहाँ पे तुम्हारा फ्लैशबैक से मेमोरी में आया होगा भाई x² से डिवाइड करना है, नई चीज़ x² से डिवाइड किया, ये टर्म आया, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे एडजस्टमेंट कर लिया था, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा अभी और फिर से यहाँ पे आपको अपना यहाँ पे कॉमन सेंस अप्लाई करके ये टर्म को एडजस्ट करना था, ठीक है। अभी ये एडजस्ट कर लिया, उसके बाद यहाँ पे ये जो टर्म आया डिवाइड करने के बाद, अब इसकी जगह पे एज्यूम करना है, वो तो साफ साफ दिख गया होगा, ठीक है। अच्छा देखो, अब यहाँ पे दो तरीके से एजम्पशन किया जा सकता है। कोई कहेगा सर अगर ये 1 - 1/x² है तो सिर्फ मैं x + 1/x को क्यों नहीं मान लूँ, ठीक चलेगा ना, बिल्कुल चलेगा, कोई गलत नहीं है, ठीक है, ये भी सही है। लेकिन मैंने क्या किया कि मुझे मालूम है कि ये 1 कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है, ठीक है।
सो आप इसके साथ लें या इसके बिना लें कोई मतलब नहीं है ना, दोनों से सेम ही रिजल्ट आने वाला है, कीप इट इन माइंड, राइट। सो आप अगर ये भी लेके चल रहे हो, कोई बच्चा ऐसा कर दिया तो गलत नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल गलत नहीं, ठीक है, आपको मिलेगा फाइनली वही वाला चीज़। एंड अगर कोई बच्चा ये लेके चल रहा है तो भी सही है ना। देखो कांस्टेंट को आप इन्वॉल्व करो या ना करो, बाद में जाकर के वो मैनिपुलेट हो ही जाएगा, वो टर्म वापस आपको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारे पास फिर ये आया। अब यहाँ पे एक नया चीज़ आपने जो सीखा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कि जब भी मैं दोबारा रिपीट कर दे रहा हूँ बेटा, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा आपके लिए कि किस तरीके से काम करना है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसे सवाल आ जाते हैं और हम धोखा खा जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से था कि जब भी 1/x⁻⁴ x⁻1/n है, ठीक है, तो इसको सॉल्व किस तरीके से करना है। सबसे पहले एलसीएम लेना है, किसका, एलसीएम ऑफ m एंड n लो। मान लो कि k आ गया, ठीक है, हमने कह लिया ये क्या आया, k आया। अब क्या करना है कि x को आप मान लेना है u⁻k एंड u⁻k मान लो, ठीक है, कोई नया वेरिएबल u ले लिया है ना। सो u⁻k, या फिर आप ऐसे कह रहे हैं कि हमने x⁻1/6 को मान लिया u, कुछ भी एक चीज़ कह लिए है ना। फिर यहाँ से डिफ्रेंशिएट करके यहाँ से आप dx निकाल लो, ये आएगा क्या, k इंटू u⁻k-1 du, एंड उसके आगे का काम संभाल लोगे तुम, ठीक है। इसके बाद तो देखा कि किस तरीके से किया है ना। सो फिर से अब यहाँ पे जब हम लोग इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे आए, फिर से यहाँ पे एक बड़ा सिंपल सा प्रोसेस कि किस तरीके से इसको डिफ्रेंशिएट करें। अब यहाँ से अलग अलग तरीके हैं भाई, है ना। आप डायरेक्टली चाहें तो डिवाइड कर सकते हैं आप, ठीक है, डिवीजन से भी आप काम कर सकते हैं, बट यहाँ पे डिवीजन से मैंने काम नहीं किया, यहाँ पे मैंने कॉमन सेंस लगाया। एंड फिर से आप भी अप्लाई करो, ठीक है, सोचो कि न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के टर्म में किस तरीके से सेट किया जाएगा, ठीक है। आप जब भी इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में साथ साथ में कोई भी कॉन्सेप्ट आप इस्तेमाल कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, दिमाग में साथ साथ में हमेशा ये बात चलते रहनी चाहिए कि भाई न्यूमरेटर की टर्म को किस तरीके से डिनोमिनेटर की टर्म में सेट किया जाए, है ना। सो न्यूमरेटर का टर्म u³ और किस तरीके से मैं इसको u-1 की टर्म में लाऊं, तो हमारे पास दिमाग में आया कि u³ -1 का फॉर्मूले में, है ना, u-1 का फैक्टर आता है, राइट है। तो यहाँ से हमने फिर यहाँ पे +1 -1 या फिर ऐसा -1 और +1 किया। सो दो इंटीग्रेशन मिला, इंटीग्रेट कर लिया, u में आंसर आया, u में आने के बाद वापस t में रख लिया हमने यहाँ से, है ना, और t को वापस हमने x के साथ सब्स्टिट्यूट कर लिया। सो इस तरीके से हम लोग किए, ठीक है, यहाँ पे। सो इस तरीके के सवाल जब भी आए, घबराना नहीं है, हो सकता है बड़े हो, ठीक है, कॉन्सेप्ट्स आपको ज़्यादा अप्लाई करने पड़ेंगे, बट आगे बढ़िए, ठीक है, जो प्रोसेस है उसको फॉलो करिए एंड कॉन्सेप्ट्स को सही तरीके से अप्लाई करिए, कभी भी कोई भी गलती नहीं होगी, ठीक है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं और कुछ ट्रिकी क्वेश्चन है हम उसके ऊपर आते हैं। आइए अभी आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना, अगले क्वेश्चन के साथ में। अगला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे 3 क्वेश्चन आपके लिए लिया मैंने। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पे ये जो है ना, ये तुम्हारा फ्रैक्शनल पार्ट डिनोट कर रहा है, ठीक है, और ये जो है ना, ये तुम्हारा इंटीग्रल पार्ट, है ना, डिनोट कर रहा है, राइट है। सो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इंटीग्रल पार्ट फंक्शन आपने पढ़ा होगा फंक्शन में, राइट है। सो क्या होता है भाई, अभी समझ लीजिएगा। अच्छा, इंटीग्रल पार्ट ऑफ x मतलब क्या है, कोई तो इंटीजर आएगा यार, है ना। इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बोले तो, है ना, कोई इंटीजर आएगा z के लिए, इसका रिजल्ट z आया होगा। अब ये चूंकि इंटीजर है तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट अगर मैं लिखूंगा तो ये 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। मतलब अगर इसकी बात की तो अभी इसको अगर इस तरीके से मैं सोच रहा हूँ कि इंटीग्रेशन i को ऐसा लिख रहा हूँ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ किसका, सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ इंटीजर z, राइट, ये ऐसा बोल रहा है बेटा, ठीक है। मतलब क्या है, अच्छा ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ z क्या है, सर ये तो 0 है, क्योंकि इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है, सही है। सो ये क्या आएगा आपका, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 आएगा। सो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 0 क्या, अरे भाई ये भी तो 0 ही होगा, तो 0 का इंटीग्रेशन क्या होगा, तो 0 होगा, मतलब आंसर तुम्हारा ए आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से, है ना, दूसरे क्वेश्चन पे आओ। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, उल्टा बोल दिया। अभी कह रहा है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का इंटीग्रेशन विद रेस्पेक्ट टू x। अच्छा, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ किस तरीके से होता है, अगर आपको याद हो, है ना, तो दिमाग में फ्लैश हो गया होगा भाई, है ना, कि इस तरीके से होता है कि नहीं, ये यूं होता है, राइट है, इस तरीके से होता है बच्चे, राइट। सो ये ऐसा है, यहाँ से ऐसा, फिर से ये यूं ऐसा होता है, ठीक है। मतलब ये वाला 1 होता है, ये वाला 2 होता है, ये वाला 3 होता है, और ये क्या होता है, ये y = 1 होता है भाई, है ना, ये y एक्सिस हो गया, x एक्सिस हो गया। मतलब एक चीज़ तो तुम्हें मालूम है कि फ्रैक्शनल पार्ट का जो वैल्यू होता है कहाँ से कहाँ होता है, 0 से 1 के बीच होता है।
0 पे इक्वालिटी होल्ड करता है लेकिन 1 पे इक्वालिटी होल्ड नहीं करता है। मतलब ये वाला 0 से लेकर के 0.9999 यहाँ तक होगा, ठीक है। अच्छा जी, मतलब ये वाला वैल्यू 0.99999 है ना, जो भी क्वांटिटी रहेगा एक से जस्ट छोटा रहेगा, कहते हैं ना लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ 1, राइट, लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ 1 मतलब 1 से स्लाइटली छोटा। कितना छोटा? तो इतना छोटा कि उसके और 1 के बीच में और कोई पॉइंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, इतना छोटा। सो लेफ्ट हैंड वैल्यू ऑफ 1, दिस वन। सो इंटीग्रेशन ऑफ ये वाला टर्म ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 0.999999, या तो आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 माइनस क्या होगा? 1 माइनस मतलब 0.999, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो सर 0 आएगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ 0 फिर से पूछ दिया मतलब तुमसे, तो इसका भी आंसर 0 होगा, इसका भी आंसर ए ही रहेगा, है कि नहीं। सो डेफिनेट इंटीग्रल मतलब आपको देखिए पहले के जितने भी टॉपिक्स हुए हैं, आपका फंक्शन हुआ है, आपका डिफ्रेंसिएशन हुआ है, आपका कॉन्टिन्यूटी हुआ है, हर टॉपिक के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको समझ में आने चाहिए, आपके पास ध्यान में होने चाहिए। तो बहुत ही सिंपल रहेगा ये। देखिए जेई का जो प्रॉब्लम होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, वो ऐसा नहीं होता कि एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली पूछ दिया जाएगा, ठीक है। इसमें मिक्सड अप होते हैं भाई, है ना। समटाइम्स हो सकता है डायरेक्ट समटाइम्स रेयर टू रेयरेस्ट केस में होगा कि कोई बड़ा सा कॉन्सेप्ट है जिसमें कि ऑलरेडी 2-3 कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल किया गया है, तो हो सकता है कि उसके ऊपर सवाल पूछे जा सकते हैं डायरेक्टली, ठीक है। जैसे न्यूटन लैबनिज हो गया। सो न्यूटन लैबनिज के ऊपर डायरेक्टली कई बार सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन न्यूटन लैबनिज की जब बात करेंगे हम, तो उसमें डिफ्रेंसिएशन भी आता है, उसमें इंटीग्रेशन भी आता है, उसमें लिमिट्स भी आता है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, उसमें कॉन्टिन्यूटी भी आता है, राइट है। क्योंकि अगर कुछ ऐसे फंक्शंस आ गए कि जो डिसकॉन्टिन्यूस हैं और डेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, मतलब आपको कॉन्टिन्यूटी भी चेक करके चलना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर नहीं किया तो मिस्टेक होने के चांसेस होते हैं। सो यहाँ पे जब आप हायर लेवल पे खेल रहे हो, हायर लेवल पे क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, जेई मेंस एडवांस की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उसकी खूबसूरती ये होती है कि आपको वहाँ पे डायरेक्ट रेयर टू रेयरेस्ट केस में पूछेंगे, ज़्यादा करके क्वेश्चन में आपको मिक्स्ड उसमें कॉन्सेप्ट्स रहेंगे। सो जितने भी टॉपिक्स इंटीग्रेशन के पहले, डेफिनेट इंटीग्रल के पहले जितने भी टॉपिक्स कवर किए गए हैं आपके, ठीक है, हर एक टॉपिक आपका अगर बहुत अच्छे तरीके से क्लियर है तो बहुत स्मूथली आप इसमें आगे बढ़ोगे, कोई भी तकलीफ नहीं आएगी कभी भी। सो हमेशा आप जब भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो जेई के लिए, तो आप ये मत सोचो कि हम खाली जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, हम क्वेश्चन उठाएंगे और हमसे सॉल्व हो जाएगा, ये भाई कतई नहीं होने वाला है। तो पहले के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आप पहले उसको क्लियर कर लीजिए, ब्रश अप कर लीजिए। क्योंकि ये देखो कैसा होता है, बीइंग अ स्टूडेंट भाई आपको फिजिक्स भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, मैथ्स पढ़ना है ना। हमारे टाइम पे मैंने फेस किया था, इसलिए मैं बता रहा हूँ भाई कि जो प्रॉब्लम होता है वो बताता हूँ। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स सब आपको एक साथ स्टडी करना है। तो क्या होता है कि समटाइम्स हम 10 दिन पहले, 1 हफ्ते पहले जो पढ़ते हैं वो हमारी मेमोरी से है ना, देखो वॉलेटाइल होती है यार मेमोरी, वो वॉलेटाइल मेमोरी से कहीं ना कहीं चला जाता है, ठीक है। तो उसको रिकॉल कर लीजिए एक बार आप, ठीक है। कुछ भाई बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जिनको कि याद रहता है, एक बार पढ़ ली तो याद ही रहता है, ठीक है। तो वैसे बच्चों के लिए कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन जो बहुत बड़ी संख्या में होते हैं बच्चे जिनके साथ ऐसा होता है, ठीक है, जिनके साथ ऐसा होता है, उन बच्चों के लिए खास एक मतलब मेरे तरफ से समझ लो कि भाई नसीहत है कि आप उसको रिकॉल करते रहिए, कॉन्सेप्ट को समझते रहिए, तो कोई भी तकलीफ नहीं आएगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आइए आप। अगला क्वेश्चन हमारे पास ये है, कह रहे डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, एंड यहाँ पे ये चीज़ नहीं है ना, यहाँ पे ये चीज़ नहीं रहेगा, एंड डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2। तो ये सवाल क्या है सर, इंटीग्रेशन है, मतलब यहाँ पे तो डी एक्स होना चाहिए ना कि एक्स के रिस्पेक्ट में आप इंटीग्रेट कर रहे हो, है ना। अभी सोचो, मैं अभी इसको इस तरीके से स्टार्ट करता हूँ, मैं सोचता हूँ डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये क्या होता है यार, तो ये होता है 2x, राइट। इसका डिफरेंशिएशन 2x हो सकता है, हो सकता क्या है, होता है यार, है ना। मतलब डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये क्या आएगा 2x dx आएगा कि नहीं आएगा। मतलब डी ऑफ एक्स स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स स्क्वायर प्लस 1 फंक्शन। तो उसका पैटर्न क्या होगा, तो 2x एंड इनटू वेरी स्मॉल चेंज इन x होगा, राइट है। सो इस पैटर्न से ये अपने आप को फॉलो कर रहा है। मतलब मैं इसकी जगह पे मैं ये रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ, ठीक है, रख लो यार, है ना। सो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा तुम्हारा, अभी हो जाएगा 2x एंड dx एंड डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2, है ना। अभी देखो जब भी ऐसे आपके पास सवाल आए जहाँ पे कि फ्रैक्शनल इंडाइसिस है अलजेब्राइक काइंड ऑफ फंक्शन के साथ, ठीक है, तो उस पूरे अलजेब्राइक फंक्शन को आप
एज्यूम कर लीजिए टी स्क्वायर, सही है। सो एक्स स्क्वायर प्लस 2 को मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, टी स्क्वायर ले लेता हूँ, राइट है। सो यहाँ से क्या मिलेगा तुमको, 2x dx मिलेगा, 2t dt। तो सब्स्टिट्यूशन कर लो भाई, किस बात की देरी है कि नहीं। सो ये वाला कंप्लीटली आइटम हो जाएगा ये dt, राइट। अच्छा 2t dt हो जाएगा, एंड नीचे क्या हो जाएगा, तो ये वाला टी स्क्वायर लिया तुमने, सही है। ये वाला पूरा क्या लिया, ये तुमने टी स्क्वायर लिया, तो टी स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या आएगा, टी आएगा, और क्या आएगा, तो ये भी कैंसिल हो गया बच्चे, है ना। तो ये इसका इंटीग्रेशन 2t प्लस c हो जाएगा। अच्छा टी क्या लिया है भाई हमने, तो टी सर यहाँ से लिखा ही जा सकता है बिल्कुल, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख लीजिए। सो आपका इंटीग्रेशन क्या आ गया, 2 टाइम्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c, ठीक है। कॉन्स्टेंट टर्म c मतलब c इज व्हाट, द कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, हम इसको हमेशा कहते हैं, ठीक है। सो इस तरीके से आज कुछ 6-7 क्वेश्चंस आपको दिखाया सॉल्व करके, और बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस भी हमने यहाँ पे सॉल्व किए, जो कि लेंदी थे सिर्फ भाई, है ना, मुश्किल नहीं थी, ठीक है। ट्रिकी क्वेश्चंस भी सॉल्व किए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व किए जो पहले के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड थे, राइट है। तो ये सारे के सारे तरह के क्वेश्चंस हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, एंड और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके सामने आते रहेंगे, मैं डालता रहूँगा एंड सॉल्व करके दिखाता रहूँगा, और आप अच्छी तरीके से समझते रहिए। कोई भी दिक्कत आए, मीनवाइल, है ना, कोई भी दिक्कत आए भाई बिंदास कभी भी आकर के चैनल पे आप अपना डाउट डाल दीजिए, या फिर आप मेरे नंबर पे आप व्हाट्सएप भी कर सकते हो अपने डाउट्स को, एंड उस डाउट का सॉल्यूशन आपको एज सुन एज पॉसिबल दिया जाएगा, ये प्रॉमिस है, ठीक है। एंड आज मैं आपके लिए यहाँ पे ये लेक्चर स्टॉप कर रहा हूँ, लेकिन साथ में जाते जाते मैं आपके लिए असाइनमेंट छोड़ के जाऊँगा। मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चंस आपको ड्रॉप करके जाऊँगा कि आप उस क्वेश्चन को ट्राई करें। अगर हो जाता है तो ज़रूर आप उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन मुझे बताइए कि किस तरीके से आपने फाइंड आउट किया है, और अगर कोई डिफिकल्टी आई तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में उसको डिस्कस करेंगे। अगर आपने मुझे बताया कि इसमें कोई डिफिकल्टी आई, और बहुत अच्छा लगेगा मुझे अगर आपने मुझे सॉल्व करके क्वेश्चन को आपने सॉल्यूशन मुझे सेंड किया तो, ठीक है। सो नेक्स्ट लेक्चर में आज असाइनमेंट भी दे दूंगा, 2-4 क्वेश्चंस रहेंगे, उसको सॉल्व कर लीजिए, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस के साथ में, और अपना लेवल हम लोग अप करेंगे अभी धीरे धीरे। एंड कीप एंजॉइंग मैथमेटिक्स विद रविराज कुमार। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग BEST। थैंक यू।